अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, डेनिशिया टीवी की तरफ से मैं हूं रिजवान काज़मी और आज 14 अगस्त का दिन है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जश्न आज़ादी की। और इसके साथ आपको ये बताता चलूं कि कोपनहेगन में मौजूद जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसके सामने हम इस वक्त आज पाकिस्तान को 66 बरस हो चुके हैं और पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल है जो अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत भी अपने पास रखता है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है वो बहुत नाजुक दौर है, लेकिन हमारी कौम जो है वो हर हालात से निपटने के लिए हर तरह से तैयार रहती है और निपट भी रही है। बावजूद इसके कि बहुत से करप्ट सियासी लीडरान जो है वो हुक्मरान बने, बावजूद इसके कि फ़ौज के जो आमरीत है वो भी मुल्क पे मुसलत रही, मगर पाकिस्तान कायम दायम रहा। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज पाकिस्तान की आर्मी जो है वो दुनिया की 7वीं बड़ी आर्मी है। पाकिस्तान हर हिसाब से एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम हर तरह की मुश्किल जो है उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और ये बात जो है वो तारीख बता भी चुकी है। इस प्रोग्राम के साथ साथ जो कि रूटीन का प्रोग्राम है, हम देख रहे हैं कि कुछ जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ हज़रात हैं वो यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, किसी किस्म का एहतजाज है। लेकिन मैं ये आपको बड़े वसूख से बताता चलूँ कि ये तमाम जो लोग हैं ये मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इंतहाई मुहिब वतन लोग हैं। और ये यहाँ पे अगर आज किसी चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं तो ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ना वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ये एहतजाज इनके मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी जो है उसके अमले के लिए है और वो ये इनकी कुछ तवक्कुआत हैं जिस पे इनके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो पूरी उतर नहीं सकी। हम इनमें से जो कुछ साहिबान हैं उनसे बात करेंगे और ये जो आज यहाँ तकरीब है उसमें भी आपकी जो मुलाकात है वो कुछ सीनियर पाकिस्तानी हज़रात से कराएंगे, कुछ बातें उनसे करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो शुरू के जो अयाम थे उस पर क्या हालात थे और लोगों के क्या जज्बात थे। तो थोड़े से एक यहाँ पे मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूँगा और उसके बाद जो है आपकी मुलाकात यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे करवाऊँगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाबी कुज़ीन कोपनहेगन सेंट्रल स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वेलबी के इलाके में वाक़या इंडियन और पाकिस्तानी खानों का इंतहाई जदीद और ख़ूबसूरत तरीके से आरास्ता रेस्टोरेंट। आज ही तशरीफ़ लाइए और देसी खानों के मखसूस जायके और खुशबू का लुत्फ़ उठाइए। अपने वतन की याद ताज़ा कीजिए। पंजाबी कुज़ीन, हम आपके मुंतज़िर हैं। जी, आप ये देख रहे हैं इस वक्त जो यहाँ पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम यहाँ से कुछ लोगों से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आता हूँ यहाँ पे उमैर डार साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम उमैर डार साहब, थोड़ा सा बताइए कि ये एहतजाज जो है ये किस बारे में है? इसको आप एहतजाज पता नहीं उस तरह से कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन आज हम जो है इधर शामिल हुए हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए। माशाल्लाह 14 अगस्त का दिन है, आपको पता है खुशी का दिन है।
तो इसीलिए हमने सारे इधर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इधर आपको पता मौजूद है, उनके कुछ ग्रीवेंसीज हैं जी, ठीक है। क्योंकि देखें, जो एम्बेसी की हैसियत होती है किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में, वो एक माँ की हैसियत होती है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने जो उधर के लोग हैं उन सब की केयर करे। लेकिन हम इधर देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो है लोगों के जो प्रॉपर लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता रहा है जी। शुरू कर दो ना। और इसीलिए जो अब अवाम है ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तंग आ चुके हैं। और देख रहे हैं आप कि ओवरऑल दुनिया में अब ये तासुर जा रहा है, जो पाकिस्तान की अवाम है ये कोई, इनमें कोई जज्बा नहीं है, ये अपनी राइट्स मांगते नहीं हैं, ये हमेशा पीछे बैठे रहते हैं। तो राइट्स बिल्कुल मांगनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसको आप हाईलाइट कर सकें, कोई ऐसी मेन चीज़ें जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो ये पैगाम क्योंकि पाकिस्तान तक जा रहा है, इस वजह से हाईलाइट्स इसमें जो सबसे जो है मेन मुतालबा वो है जी मशीन रीडेबल पासपोर्ट। आपको पता है अब दुनिया में अब आप अक्सर ममालिक में आप जाएं तो आपको मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बगैर वीज़ा ही नहीं इशू किया जाता। आपने हज उम्रा पे भी जाना हो तो अब आपको प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और अब हमने अब डेनमार्क में मौजूद हैं, अब ये काफ़ी अरसा से आपको पता है जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फैसिलिटी दुनिया में मौजूद है, ठीक है। और पाकिस्तान में भी अक्सर हमारी जो एम्बेसीज हैं इसको प्रवेश सिटी को उनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं। अब हमने डेनमार्क में से जब हमको पासपोर्ट चाहिए होता है तो हमें नॉर्वे जाना पड़ता है। तकरीबन आने जाने का मिला के आप कह लें कि हमारे 2 दिन तकरीबन इस चीज़ में जो है वो सर्फ हो जाते हैं। तो आवाम को बहुत ज़्यादा मसला है इस वजह से। और हमारी एम्बेसी से तकरीबन 2 साल से हम कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहे हैं कि काइंडली इस चीज़ पे आप आएँ, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं अंदर के, आप चाहें तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता सकता हूँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। एक दो और साहब मैं बड़े सीनियर यहाँ पे जो हैं उनको मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि ये जो उमैर साहब ने MRP का बताया, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो MRP का है। और दूसरा जो है कि इनका बिहेवियर नहीं ठीक, ये अफसरशाही वो ही पाकिस्तान वाली इधर भी होती है, तो काफ़ी लोग आते हैं तो उनको यही प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा मसला MRP का है कि लोग यहाँ से छुट्टी ले के नॉर्वे जाते हैं और नॉर्वे 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लगता है, तो वापस आते हैं, फिर महीना 2 महीना वहाँ से पासपोर्ट बन के आता है। और जो दूसरी बात है कि नॉर्वे में MRP लगी हुई है, वहाँ पे इस साल पासपोर्ट जो अभी तक बना है वो 400 बना है और यहाँ से जो लोगों ने बनवाया वो 600 बनवाया है। ओह अच्छा। तो हमारा एहतियाज यही है कि प्लीज़ हमें ये MRP दे दें। अच्छा, आप क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी अर्सा यहाँ गुजार चुके हैं, आपने बहुत काम भी किया है पाकिस्तान के लिए। मैं आपको, क्योंकि मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे मिल चुका हूँ, इसलिए मैं ये बात दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन क्या आपका ख्याल है कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, ये जो इसके कुछ मतलब पॉजिटिव नतीजे निकलेंगे, इससे करने से क्या कोई मकासद हल हो सकते हैं? जी देखें, हमारा तो इतना बनता है कि हमारा जो है वो यही है कि हमें हुक्म है अज़ान देने का। अब कोई नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है। हाँ। लेकिन आप आज़ादी वाले दिन जो है इस चीज़ की विश करते हैं कि तमाम ये जो, क्योंकि आप सारा कम्युनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कोई आपकी ज़ाती वो नहीं है। और मैं ख़ुद भी इस बात की तायद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी ये डेमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, ये लोग इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इनका जो एहतजाज है या कोई ऐसी चीज़ है वो ना मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। खुदा न खास्ता ये सिर्फ चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की यहाँ कम्युनिटी रह रही है उन लोगों को थोड़ी सी आसानी हो। तो मैं अभी चलता हूँ, 1-2 और लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूँ। अब्बास वज़ीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, आपको यौम आज़ादी मुबारक हो सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि जैसे मेरे दोस्त अजीज़ बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ उसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि जब बारहा वादा होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो है वो ना हों, तो फिर हमें ये महसूस होता है कि शायद जो हमारे मुतालबात हैं वो एम्बेसी के दायरे इख्तियार में नहीं हैं। और अगर वो नहीं हैं तो फिर हमें बताया जाए ताकि हम जो है आगे किसी फर्दर जो है अथॉरिटी को हम कांटेक्ट करें, वहाँ पर अपना पैगाम पहुँचाएं। तो बहुत बातचीत करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सबसे पहले ये मुजाहरा जो है वो एम्बेसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मुजाहरा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मुजाहरा किसी की ज़ात पर जो है ना किसी किस्म की का कीचड़ उछालने के लिए नहीं है। ये मैं अपनी ज़ाती बुनियाद पर बात कर रहा हूँ और मैं एक कम्युनिटी में बात कर चुका हूँ और सब लोग मुझसे इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर ये बात किसी और तरीके से पाकिस्तान की हायर अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुँच सकती तो ये एक ज़रिया है पहुँचाने का, एक मैसेज है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके TV और जितना भी मीडिया वगैरह है वो इस बात को इतना उजागर करेगा कि ये
पाकिस्तान में जो अहबाब इख्तियार लोग बैठे हुए हैं उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे और वो समझें कि ये मुतालबात जायज़ हैं और इसमें इन मुतालबात को पूरा करना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। तो हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। हमारा किसी के साथ एतराज़ नहीं है, किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं है। दिस इज़ वाई वी आर हेयर, सॉरी, दिस इज़ वाई वी आर हेयर कि हम यहाँ जो भी प्रेजेंटेशन हो रही है या डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है उसको हम ऑन एयर कर सकें और पाकिस्तान में भी जो लीडरान जो हमारे जो इस वक्त सो रहे होंगे उनको बता सकें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किस किस्म के मसाइल से दो चार हैं। मैं आपसे दोबारा बात करूँगा, आप कुछ और लोगों से इस वक्त मुलाकात करते हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन पे मौजूद हैं। ये जो लोग हैं यहाँ पे वही बात है, इन सारों का कॉज एक ही है जो कि एक कम्युनिटी है उसके लिए काम किया जाए और जो एम्बेसी है उसकी ये ड्यूटी है कि कम्युनिटी को पूरी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। मैं इस वक्त बात करूँगा एक हमारे यहाँ पे बड़े सीनियर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, इनसे बात करूँ आगे से आगे। अच्छा जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे आप मौजूद हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह एहतजाज करने से मसाइल हल हो सकते हैं? एक्सपेक्टेशन तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन हम एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और एटलीस्ट कोई ना कोई हमारी बात ज़रूर सुनेगा। तो जो हमें प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं तो इस इंशाल्लाह आई होप कि कोई ना कोई इनका सलूशन ज़रूर निकालें। आपका नाम? फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं, यहाँ सर ज़रा बात सुनिए, आइए इधर ज़रा। आप यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा बताइए किस कॉज के लिए मौजूद हैं आप? हमारे अपने राइट्स के लिए, कि जो यहाँ पे हमारे अब हमने तो जो वक्त गुजार लिया, आगे जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा हो जाए यहाँ पे, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हुए हैं अब कुछ यहाँ पे देखा नहीं इस एम्बेसी में कि सारी काम सही तरह हुए हैं। तो जो काम भी है वो लेट होता है, हमें पाकिस्तान या कहीं नॉर्वे जाना पड़ता है पासपोर्ट के लिए। आपको पाकिस्तान अमले का जो रवैया है, बिहेवियर है जब आप आते हैं, उससे क्या शिकायत है? ओह, बहुत सारी शिकायत हैं। चाय नहीं पूछते? नहीं, चाय क्या पूछते हैं, आपको नहीं पूछते चाय क्या पूछनी उन्होंने। अच्छा, मैं तो जब भी आया हूँ मैं चाय पी के गया हूँ, लेकिन बात ये इनको नहीं पूछी, ये यहाँ पे आ गए हैं। सही है। कुछ हमारी बहनें भी यहाँ पे आई हुई हैं, ख़वातीन भी आई हुई हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं अगर हो सके तो। आप में से कोई बात करना पसंद करेगा? आप में से कोई बात करना पसंद करेगा? टॉस कर लेते हैं। हाँ, नहीं बाजी आप तो कर लेती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ थोड़ी बहुत शिकायत बताइए जो आपको एम्बेसी से हैं। शिकायत है, इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं। आज 14 अगस्त का दिन है और हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे हमारी एम्बेसी है, लेकिन हमें नॉर्वे से जाके कार्ड वगैरह बनवाने पड़ते हैं। हज पे तो हर किसी का दिल करता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इतना सफ़र करके बच्चों के साथ वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर फिर वहाँ पे कोई कागज़ भूल गए तो वो कहते हैं जी एक कागज़ मिस है करता, तो आप लेकर आएँ, फिर वापस आएँ और फिर वो कागज़ बनवाएँ। तो हमारा यहाँ होना चाहिए ये हमारी एम्बेसी में ये सारे प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। लेडीज़ के लिए अलहदा होना चाहिए। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पास हस्बैंड नहीं है, कोई बेवा हैं, कोई तलाक याफ्ता हैं या कोई अकेली रहती हैं, बच्चियाँ हैं हमारी अब जवान हो रही हैं, उनको अकेले भी पता होना चाहिए हमारी एम्बेसी में अगर काम कराने हैं तो किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए हमें। लेकिन एक बात जी सॉरी, लेकिन एक बात और भी है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, यानी पूरा जो कनाडा समेत और नीचे ब्राज़ील और नॉर्थ अमेरिका, उसमें पूरी सिर्फ 2 मशीनें हैं MRP, और वहाँ के लोगों को बाकायदा ट्रैवल करके जाना पड़ता है और कुछ ममालिक के लिए उनको वीज़े लेने पड़ते हैं, एंड दे हैव टू पास थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड लेंथी प्रोसीजर जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द MRP। एक तो वहाँ पे पूरे अमेरिका में वो बहुत लंबा डिस्टेंस है। हमें यहाँ तकलीफ है, ये ज़्यादा हमें पता है कि यहाँ से ये तकलीफ दे चीज़ है जो हम यहाँ पे सहते हैं। अच्छा, हमारी एम्बेसी में प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, इन्हें करना चाहिए। तो आपका ख्याल है कि इस तरह डेमोन्स्ट्रेशन करने से मसाइल का हल जो है वो निकल आएगा? ये तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि इतना कुछ हो चुका हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन होना चाहिए, हमारे मुल्क से इंतजाम होना चाहिए। आखिर हम इकट्ठे हुए थोड़े से लोग हैं, ये इतने ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सके, शायद आज वेदर इस तरह का है या छोटे बच्चों वाली हैं या सुबह का टाइम है तो इस वजह से नहीं इकट्ठे हो सके। लेकिन हमारी सबकी शिकायतें, हम सबकी शिकायतें लेकर यहाँ हाजिर हुए, जो हाजिर हुए उन सब की आवाज़ है। हम जो घरों में बैठी हैं लेडीज़, जो घरों में लोग बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उनकी आवाज़ बनकर हम यहाँ पर आए हैं। तो हमें होना चाहिए यहाँ पर सबको साथ, हमारी मुश्किलात दूर होनी चाहिए। सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी भी, एज ए मुस्लिम भी, हमारे मुसलमानों के एक नबी की उम्मत होने के नाते हमारे बहुत सारे हमारे ऊपर लागू होती हैं चीज़ें जो हमें माननी चाहिए, तो करनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, हमने एट रैंडम कुछ लोगों का यहाँ पे जो है इंटरव्यू किया है, कुछ सवाल जवाब किए हैं। तकरीबन हर एक का एक ही वो है मौक़िफ़ है कि ये जो डेमॉन्स्ट्रेशन है ये मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सिर्फ़ एम्बेसी जो इसकी एक आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंस है उसके लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डेमॉन्स्ट्रेशन है इसका कोई पॉजिटिव नतीजा निकले। नॉर्मली होता ये है कि जब इतने लोग एक तरफ इकट्ठे होकर कुछ इस तरह का एहतजाज करते हैं तो उसका ज़रूर कोई ना कोई जो है वो नतीजा निकलता है। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जिस कॉज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसका कोई ना कोई जो नतीजा पॉजिटिव ज़रूर निकले। हम कोशिश करेंगे कि एम्बेसी के अमले से, ख़ुसूसन जो एम्बेसडर हैं मैडम फौजिया मुफ्ती अब्बास, उनसे भी इस बारे में बात की जाए अंदर जाके और देखा जाए कि उनके क्या व्यूज़ हैं और आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो इनके जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। डिमांड्स इंतहाई जेन्युइन है, लेकिन क्या हर चीज़ एम्बेसडर साहबा के इख्तियार में है या नहीं, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर वी विल टॉक टू हर इनसाइड द एम्बेसी। सो हम अभी थोड़े से एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज़ीला शॉप हर मौका की मुनासबत से हर किस्म के ज़ेवरात बेहतरीन और दीदा ज़ेब डिज़ाइन और रंगों में ज़ीला शॉप पर दस्तयाब हैं। मनपसंद ज्वेलरी ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारे पास लॉकेट सेट से लेकर ब्राइडल सेट्स, एयर रिंग्स, कड़े, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, टीका, झूमर, बाजूबंद, आंगला, पाजेब, हर किस्म की ज्वेलरी मौजूद है। हर फंक्शन की जीनत ज़ीला शॉप। जी तो ख़वातीन हज़रात, आपने सुना कि यहाँ पे जो लोगों के व्यूज़ हैं वो आपने सुने। बहुत से लोग आए हैं, ख़वातीन भी आई हुई हैं, वो नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग नातें वगैरह जो है वो पढ़ रहे हैं, कुछ मिली नगमे भी यहाँ पे चलेंगे। तो काफ़ी जो इस वक्त लगभग 200 के करीब जो है वो लोग यहाँ पे हैं कि एम्बेसडर साहबा से हमारी बात हो सके और पता लगा सके आखिर की जो इनकी जो लोगों की जो एहतजाज है या जो इनकी मांगे हैं वो क्यों कर पूरी नहीं हो रही। इसमें कितना हाथ एम्बेसी का है और कितना हाथ पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट का है, जो पीछे जो सेटअप है उसका है। हम कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। एम्बेसडर साहबा से मुलाकात हो सकती है? आप अंदर आए सर, अंदर आते हैं, यहाँ से आगे खोल दें आप। हाँ जी जी। तो ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम हर एक्सीलेंसी मैडम फौजिया मुफ्ती अब्बास के साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे डेनमार्क, पाकिस्तानी एम्बेसी डेनमार्क में सफ़ीर हैं पाकिस्तान की। हम इनसे थोड़ा सा इस बारे में पूछेंगे कि ये जो एहतजाज है ये किस बारे में हो रहा है और आखिर इन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जिसकी वजह से इनको ये आज डेमॉन्स्ट्रेशन करनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो जी यौम आज़ादी की मुबारक, खैर मुबारक आपको भी हो। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रही हैं हमारे चैनल के लिए। तो थोड़ा सा ये ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए, ये जो लोग बाहर जो हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानीज़ हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, व्हाट इट इज़ अबाउट। ये हमने तो आज जैसे हम हर साल करते हैं दावत दी है तमाम पाकिस्तानियों को कि जश्न आज़ादी में और फ्लैग होइस्टिंग में शामिल हो जाएं। कुछ लोग हैं जिनकी कुछ ख्यालात है कि सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और सबसे बड़ी बात इनके लिए ये है कि MRP मशीन रीडेबल पासपोर्ट फैसिलिटी जल्द से जल्द लग जाए
और जैसे मैंने इनको समझाया है, क्योंकि इनके साथ बहुत अच्छे माहौल में 4-5 महीनों से बातचीत हो रही है कि ये लगने वाला है, और मेरा पूरा यकीन है कि अगले हफ्तों में ये फैसिलिटी यहाँ लग जाएगी। अच्छा, और इसके साथ जो रिसोर्स एक आता है, जो मशीन ऑपरेटर है, वो भी आ जाएगा? क्योंकि कुछ ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में मशीन आ चुकी है लेकिन उसका ऑपरेटर मौजूद नहीं है, तो मशीन वैसे ही पड़ी हुई है। जी, यही तो बात है ना, कि जो भी हमने कोशिश की है समझाने की कि सिर्फ मशीन की बात नहीं है, वो पर्सनल की भी बात है। और मुझे यही ख़बर आया है कि जैसे इन सारे मशीन ऑपरेटर्स पे फैसला हो जाए तो ये फंक्शनल हो जाएंगे, और कुछ हफ्तों की बात है। और इनकी छोटी मोटी डिमांड्स हैं, जैसे कि जो गेस्ट रूम है, जो जहाँ पे वेटिंग रूम है, जहाँ पे लोग वीज़ा लगवाने आते हैं, ज़रा उसको बेहतर किया जाए, और मेरे ख्याल उसमें कुछ बाथरूम की फैसिलिटी दी जाए। ये मेरे सुनने में आया है, शायद आप मेरी करेक्शन कर सकें। जी, ये बिल्कुल हो जाएगा। ये बल्कि इन्हीं से कहा गया है कि एस्टिमेट्स दे दें। हम और लोगों से भी एस्टिमेट्स ले रहे हैं, कम्यून से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और जैसे ये हो जाए तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। बल्कि हमारा तो इरादा ये है कि पूरा कॉन्सुलर फैसिलिटी हम नया बना दें, जिसमें सब कुछ शामिल होगा, और शायद एक प्राइवेट इंटरव्यू रूम और बड़े इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं। तो ये अगले दिनों में होगा, मगर कोई काम एक दिन में नहीं होता है। जी, कोई ऐसी चीज़ भी है जो जिसका कोई अप्रूवल मिनिस्ट्री से रुका हुआ है, जिसकी वजह से कुछ रुकावट या देरी हो रही है? मुझे तो पाकिस्तान के सिस्टम का पता है, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये बताती हूँ कि यहाँ तो हम बड़े सुकून आराम से डेनमार्क में रह रहे हैं। लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं आजकल, ख़ास तौर पे ये दहशतगर्दी के बारे में। अच्छा, तो ये जो कॉन्सुलर इश्यूज़ हैं, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हाथ में है। इंटरनल सिक्योरिटी भी इंटीरियर के साथ है। तो सब कुछ एक वक्त में नहीं होगा, प्रायोरिटीज़ भी होते हैं। तो इसमें अगर थोड़ी सी डिले हो जाए, इनको समझ आना चाहिए कि वजूहात क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे बातें हैं जो कुछ गलत फहमियाँ हैं। मसलन कहते हैं, एक डिमांड ये है कि जिसके साथ POC हो, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, वो बग़ैर वीज़ा पाकिस्तान को ट्रैवल कर ले। मगर POC का तो मतलब यही है कि आप बग़ैर वीज़ा से पाकिस्तान जा सकते हैं। तो ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं ये मौका उठा लूँगी तमाम पाकिस्तानियों को जो डेनमार्क में रह रहे हैं, उनको कहने के लिए कि जैसे ही MRP लग जाए, और अगर चाहे आप ऑस्लो में जाना चाहते हैं MRP लगाने के लिए, वो तभी लगेगा जब आपके पास एक नाइकॉप हो या अपने बच्चों के लिए चाइल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड हो। तो ये लाजमी आप आके यहाँ बना दें, क्योंकि उसके बग़ैर MRP नहीं बन सकती है। और अगले 2 साल के अंदर ही ये मैनुअल पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, और इस कार्ड के बग़ैर किसी को मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके पहले तो जिनके पास POC नहीं है वो बनवाएं, उसके बाद दे विल बी एबल टू गेट द MRP। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले POC बनवाएं अगर आपने मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो है वो बनवाना है। सिर्फ डेनिश ओरिजिन, जो डेंस ओरिजिन है उनके लिए है POC। जो जिन्होंने नाइकॉप, हाँ जी, नाइकॉप बनवाए, नेशनल आइडेंटिटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, वो तमाम पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जिनके पास नहीं है वो बनवाएं, क्योंकि उसके बगैर उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले वो कार्ड जो है उसको एक्वायर करें, वो लें, और ताकि अगले 2 साल के अंदर जब आपका जो दूसरा पासपोर्ट है, वो आम जो पासपोर्ट है, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो MRP यू विल बी एबल टू गेट द MRP। ये तो एक चीज़ है। बाहर जो मैंने जी आप फरमाइए। सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन कि नाइकॉप उनके लिए है जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, POC उनके लिए है जिनके पास डेनिश या ब्रिटिश या कोई भी बैरूनी पासपोर्ट हो।
ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि सुनने वालों को भी क्लियर हो चुका होगा। एक बात जो मैडम साहबा, मैंने अभी बाहर लोगों से, काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने तो कह दिया कि ठीक है ये बड़ी जल्दी हो जाएगा, ये हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सालों से ये सिलसिला चल रहा है। ये MRP का इशू तो अब आया जब MRP इंट्रोड्यूस हुआ है दुनिया में, उससे पहले भी जो इशूज़ हैं तो वो अम्बेसी हमारी हाल नहीं करती रही, शायद आपके टाइम से पहले भी। वो ये कह रहे हैं कि अम्बेसी का जो हमारे साथ जो रवैया है वो ज़्यादा बरादराना या दोस्ताना नहीं है। मैं तो जब भी आया हूँ मैं चाय पी के गया हूँ यहाँ से, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको चाय भी नहीं मिलती। मेरी तो दावत है सारे को, जो भी अभी बाहर खड़ा है आके हमारे साथ चाय पी लें और मिठाई खा लें। 300 बंदा है बाहर, सारों के लिए जगह है और सारों के लिए चाय समोसे सब कुछ पड़ा है। अच्छा जी, जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा और मैं आपको कहूँगा कि चाय अंदर अवेलेबल है तो 2 दिन के बाद शायद 2 दिन के बाद ये सिलसिला नहीं रहेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो मैडम साहबा ने फरमाया है उनके मुताबिक ये जो जितने भी आपने भी सुना है, जो यहाँ पे जो मेन डिमांड है वो MRP की है और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ की है एम्बेसी में, वो इनके मुताबिक कुछ अरसे में जो है वो पूरी हो जाएगी। ऑफ कोर्स ओवरनाइट एक चीज़ जो है, कोई लंबा प्रोजेक्ट हो वो ख़त्म नहीं हो सकता। एक बात और आप कहना चाहती हैं? आपने कहा कि सालों से ये बातचीत हो रही है, जाहिर है मैंने भी कोई 4 साल से इन कम्युनिटी मेंबर से बातचीत हो रही है और ये डिमांड किया है, पाकिस्तान में समझाया गया है कि यहाँ चूँकि हज और उम्रे के लिए ख़ास तौर पे दिक्कत होता है तो ये लाजमी होना चाहिए। जब और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी एहसास है कि ये MRP इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि 2 साल बाद मैनुअल पासपोर्ट तमाम दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। तो इनको तसल्ली होनी चाहिए कि ये हो जाएगा, और मैं कह रही हूँ कि अभी लगने वाला है तो थोड़ा सा सब्र करें, ये लग जाएगा। और इन 3-4 सालों के दौरान हमने ये सहूलत इनके लिए किया है कि नॉर्मली बंदे 2 दफ़ा जाते हैं, एक दफ़ा एक एम्बेसी में जाके जहां MRP फैसिलिटी हो अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह करवाते हैं, फिर जब पासपोर्ट तैयार हो जाता है ख़ुद ही जाके उठा लेते हैं। तो सिर्फ मेरे ख़्याल में डेनमार्क में और कहीं नहीं ये फैसिलिटी है कि वो पासपोर्ट्स हमारे एम्बेसी में पहुंच जाते हैं हमारे कहने पे, और अभी लोगों को 2 दफ़ा तकलीफ़ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक चक्कर लगाना पड़ता है ओस्लो को की। तो हमें एहसास है कि तकलीफ़ होता है, बल्कि अगर मुझे भी या एम्बेसी वालों को भी पासपोर्ट हो, हम सबको ओस्लो जाना पड़ता है जी। और असल बात यह है जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि यहाँ पे जो काम के स्केड्यूल्स हैं, जो यहाँ पे काम के जॉब के टाइमिंग्स हैं वो इतने हैं कि और छुट्टी भी बड़े आराम से नहीं मिलती। मेरा ख्याल है शायद ये एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग जो हैं हमारे जो अपने लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद हो ताकि उनको नॉर्वे मैं कोशिश ये करूँगा कि इस बात को भी ऑन एयर दे सकूँ अपने प्रोग्राम में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक सवाल मेरी तरफ से अगर आप इजाज़त दें तो, एक सवाल मेरी तरफ से अगर आप इजाज़त दें तो, मेरी तरफ से सवाल ये है कि आप बतौर सफ़ीर पाकिस्तान यहाँ पे कुछ सालों से मौजूद हैं, तो मैं बड़ी हिम्मत करके ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो इम्प्रूव करने में एम्बेसी का कितना किरदार होता है? एम्बेसी सबसे ज़्यादा जो करता है वो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को कॉन्टैक्ट्स बताता है कि कौन यहाँ इंपोर्ट करना वाला है, जो भी उनकी प्रोडक्शन हो, चाहे ब्लैंकेट्स हो, चाहे शीट्स हो, चाहे कपड़े हो, तो हम उनके आपस में राब्ता करवाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और बातचीत होती रहती है डेनिश इंडस्ट्री के साथ, डेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, और इनके फॉरेन ऑफिस। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई? इम्प्रूवमेंट हुई आपके टाइम में? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुई है जी हाँ। और ये भी खुशखबरी की बात है कि डांस्के इंडस्ट्री अभी तैयार है एक सेमिनार रखने पे, डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट चले जाए पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत
बड़ा कदम है जो लिया गया है, क्योंकि हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली पाकिस्तान और डेनमार्क बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स नहीं है। ये ट्रेडिशनल है मगर इजाफा हुआ है, और अभी डांस की इंडस्ट्री हमारे लिए सेमिनार कराएगा ऑन डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके टाइम का। आपने हर सवाल का जवाब बड़ी तफसील से दिया। उम्मीद है कि ये बहुत एक मुफीद इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें हर एक्सीलेंसी से मिली है। हम कोशिश करेंगे कि ये तकरीबन जितनी भी बातें हुई हैं इनको हम ऑन एयर दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको, हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात हैं उसको सुन सकें। 14 अगस्त के इस पुरमसरत मौका पर एम्बेसी के अंदर कुछ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान और सीनियर पाकिस्तानी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे चंद सवालात किए जाएँ पाकिस्तान के हवाले से, ताकि आपको भी पता लगे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं उनके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात हैं और कैसे जज्बात हैं। तो मैं सबसे पहले मिलता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मैं चौधरी अमानत अली। अच्छा जी, चौधरी अमानत अली साहब, सबसे पहले तो जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो। आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में चंद सवालात करता हूँ। आप पाकिस्तान से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उस वक़्त का पाकिस्तान जब आप वहाँ पे थे, आपने वहाँ पे एजुकेशन हासिल की, और आज का पाकिस्तान, और आप मुस्तकबिल में आप क्या प्रॉस्पेक्ट्स पाकिस्तान के देखते हैं? जब हम यहाँ आए ना, वो 1970 में यहाँ आए थे जी। आज से तकरीबन मतलब 40 साल से ज़्यादा सा। उस वक़्त का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में काफ़ी फ़र्क है, डिफरेंस है। बिकॉज उस वक़्त जो है वो अमन व अमान था, हमारे मतलब बदअमनी नहीं थी, दहशतगर्दी नहीं थी, गो थोड़ा सा बैकवर्ड। लेकिन अब जितने फॉरवर्ड हुआ है, पाकिस्तान ने तरक्की की है, लेकिन साथ साथ हमारे दहशतगर्दी ने भी तरक्की की है। जो हमारा जो हुक्मरान है, ये मैं कहता हूँ कि उनकी कमज़ोरी है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। जो भी हुकूमत आई है उन्होंने अपने वो मतलब है कि वो दिहाड़ियाँ लगाने वाले, लेकिन लोगों ने तो दोबारा उन्हीं को चुन लिया। भाई लोगों ने देखो, लोगों को शौर नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम जो है ना, इलेक्शन का निज़ाम जो है ये गलत है। ये जागीरदार सरमायादार निज़ाम है, इसमें आम लोग जो आलम फाजल है, जो बाकिरदार आदमी है, बेलोस आदमी, वो तो आगे आ ही नहीं सकते। गरीब आदमी मतलब तबके लोग आगे नहीं आ सकते। सर, आपके ख्याल में, आप बड़े सीनियर हैं, आपने पाकिस्तान के हर तरह के हालात देखे हुए हैं, आपके ख्याल में कौन था जो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बेस्ट होता है? पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं उनके हिसाब से कौन सी पार्टी है और वो लीडर है जिसको जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सूटेबल था पाकिस्तान के लिए? इस वक्त तो मैं समझता कि पाकिस्तान की कोई पार्टी नहीं है अभी, क्योंकि तारीख इंसाफ वो आए थे, वो एक नारा लेके आई थी, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। लेकिन जब तक यहाँ पे वहाँ पे मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम राज नहीं होगा, जैसे कि यूरोप में है, तो वक्त तक वहाँ चेंज नहीं आ सकती। लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा की में तो उनकी हुकूमत है, तो अगर वो डिलीवर करते हैं तो आपका ख्याल नहीं है कि अगली बार वो बड़ा भारी मैंडेट लेंगे, इफ़ दे विल बी एबल टू डिलीवर समथिंग इन खैबर पख्तूनख्वा? बिल्कुल, अगर वो डिलीवर करते हैं तो फिर तो उनका मतलब चांस बनता है कि वो सामने आ सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि फिर भी अगर वो डिलीवर करेंगे, लेकिन इसको जो है ना वो चांस मिलेगा नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि उनके साथ मतलब है कि कुछ वो कहते हैं कि धांधली की वजह से वो जाती हुई है, हमारी सीटें जो हैं वो ज़ाया की गई हैं, या प्री प्लान जो इलेक्शन हुए हैं, मतलब उनको इतराज़ात हैं। अगर वो कुछ ना कुछ वो अगर डिलीवर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो मेरे ख्याल में कि वो नेक्स्ट टाइम का उनका चांस बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो आपने देखा कि जो हमारे जो सीनियर पाकिस्तानी हैं जो कि वहाँ भी काफ़ी टाइम गुजार के आए हैं और डेनमार्क में भी। जी 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 जी, इंटरनेशनल मैगजीन है हमारा, मेरा मतलब इंटरनेशनल रसाला है उर्दू का मंथली, यहाँ पे वतन न्यूज़। जी, वतन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं ये इमानत रसूल साहब। वतन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, हमेशा पाकिस्तान के लिए लिखते हैं, पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हमें फ़ख्र है सर कि आप जैसे सीनियर पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, और हम भी इनसे जो है वो पाकिस्तान की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। उस वक्त की जब ये पाकिस्तान में मौजूद थे, बाहर एहतजाज हो रहा है, उसके बारे में बताते चलिए कि ये आप क्यों नहीं है वहाँ पे, आप यहाँ अंदर क्यों बैठे हैं? मैं बाहर इसलिए नहीं हूँ कि 14 अगस्त जो है वो सब पाकिस्तानियों का दिन है, ये एक मुक़द्दस दिन है। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में ये हक़ होना चाहिए कि इंसान जो है बाहर खड़ा होकर या अंदर खड़ा होकर एहतजाज करे, लेकिन 14 अगस्त को एहतजाज और डिमॉन्स्ट्रेशन करना मेरे लिए पाकिस्तान की तौहीन है। इसलिए हम अंदर हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की एम्बेसी है, हमारे वतन की एम्बेसी है, और हम जो है पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। 2 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो बाहर जो साहिबान मौजूद हैं, मैं इनमें से काफ़ी को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ये बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, और इनके मुताबिक इनका जो एहतजाज है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुदा न खासा नहीं है, ना ही
पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है। इनका जो एहतजाज जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो सिस्टम के ख़िलाफ़ है, और उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो भी मुहिब वतन लोग हैं जो बाहर खड़े हैं। मैं कभी भी किसी पाकिस्तान की मुहिब वतन होने पे कभी एतराज़ नहीं करूँगा। मेरा सवाल ये है कि 14 अगस्त का दिन क्यों चुना गया, जबकि इनको बहुत लोगों ने कहा, इनके अपने दोस्तों ने भी कहा था कि ये दिन गलत है, 13 को कर लें, 15 को कर लें। क्या इसमें बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी? उसमें जल्दी ये है कि 13 या 14 को तो वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो फिर डिमॉन्स्ट्रेशन जब यहाँ पे सिर्फ एम्बेसी का अमला मौजूद है तो ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या फ़ायदा जिसमें लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही कि व्हाट दिस डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ ऑल अबाउट। तो फिर शायद ये वजह थी। चलिए हम डिमांड्स की तरफ आते हैं। देखिए मैंने इनकी सारी डिमांड्स पढ़ी हैं, उसमें से अक्सर डिमांड जो है उससे पाकिस्तान एम्बेसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसलन दोहरी शहरियत दिलाए हमें, एम्बेसी पाकिस्तानियों को यहाँ दोहरी शहरियत कैसे दिला सकती है? स्वीडन में है ना? नहीं है। देखें एम्बेसी जो है उसमें कुछ नहीं कर सकती, ये हमेशा इंटर स्टेट रिलेशनशिप होते हैं। नहीं तो ये बात इनको नहीं पता? इनको पता है, लेकिन ये कर रहे हैं ज़िद। बात यह है कि ये ना इनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत है, ना ही इनको पाकिस्तान एम्बेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये अब वो जो कहते हैं ना वो हाथी की तरह अकड़ गए हैं अभी इन्होंने। लेकिन ये बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी, देखिए मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, काफ़ी लोगों को। मैं भी इनमें से 90% को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। पोलिटिकली आप ये नहीं कह सकते कि ये मुहिब वतन नहीं है? ये नहीं कहा कि मुहिब वतन नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स 14 अगस्त को खड़े होकर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर नारे लगा रहे हैं, मेरी नज़र में वो मुहिब वतन नहीं है, हाँ आप उसको किसी तरह भी ले लें। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अभी कहा है कि मुतालबा ज़रूर करो, लेकिन मुतालबत वो करो जो एम्बेसी के हाथ में हो। अब डिजिटल मशीन है, वो एम्बेसी नहीं मंगवा सकती जब तक कि फ़ॉरेन ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या नादरा उनको ना भेजे। दूसरी बात यह है, फिर इन्होंने भी कहा कि फ़ीसें कम कराएं। आपको पता है कि डेनमार्क का वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में कितनी तकलीफ़ होती है, क्या कुछ देना पड़ता है, उसके हिसाब से तो ये बहुत कम कीमत है। तीसरी बात यह है कि जी आप यहाँ पे जो पाकिस्तानी जेलों में हैं उनको जो है मदद दें। ये पाकिस्तान एम्बेसी कैसे उनको मदद दे सकती है जबकि वो लोग इलीगल जेलों में मौजूद हैं, वीज़ा उनके पास नहीं है। ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका एम्बेसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। जो पाकिस्तानी इस वजह से जेलों में मौजूद हैं कि उनके पास यहाँ का वीज़ा नहीं है, वो अगर उनका कोई केस परस्यू नहीं कर रहा तो वो जेल में डिटेंड हैं लंबे अरसे के लिए। पाकिस्तान एम्बेसी कम से कम इतना तो कर सकती है कि उसको परस्यू करे, उस केस को परस्यू करे और उनका केस हल करने में मदद करे। ये तो पाकिस्तान एम्बेसी कर सकती है ना? पाकिस्तान एम्बेसी उनको मदद दे सकती है, इखलाकी और माली या और भी कुछ, लेकिन उनको लीगली पासपोर्ट नहीं दे सकती। या उनके पास है पासपोर्ट मौजूद। उसके अलावा देखिए, अगर पाकिस्तान एम्बेसी का कोई अमला पाकिस्तानियों के साथ बदतमीज़ी करता है या उनकी सही सर्विस नहीं देता, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है मुतालबा है। इस पर एम्बेसी से बात करें। आप एम्बेसी को चाहिए कि वो पाकिस्तानियों को अच्छी सर्विस दें, ये मुतालबा सबसे अच्छा है। लेकिन अगर ये कहें कि जी नादरा का कार्ड बनवा के दें हमें, वो वहाँ बड़ा टाइम लगता है, इसमें एम्बेसी का कोई हाथ नहीं है। एम्बेसी जो है एक किस्म का डाकखाना होती है, आप जाके अपना लेटर डालें और वो आगे से वहाँ पे नादरा को भेज देते हैं, लेकिन ये मजबूर नहीं कर सकते। उसके अलावा देखिए एम्बेसी का सिर्फ काम यही नहीं होता। एम्बेसी का काम है जिस मुल्क में एम्बेसी हो उससे रिलेशन बढ़ाएं, तजारत बढ़ाएं, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करें, 10,000 और काम होते हैं। जी, मेरी एम्बेसडर साहब से जो भी बात हुई है उसके मुताबिक ये है कि उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि उनके यहाँ पे जो ऑफिस में जो उनका टाइम है, इस दौर में पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ी हैं। ऐसी चीज़ें नॉर्मली जैसे कि आप फरमा रहे हैं, अगर ये चीज़ें एम्बेसी की वेबसाइट पे डाल दी जाएं तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों का एतराज़ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा इम्पोर्ट्स के बारे में। जो है कि अगर यहाँ पे एम्बेसी मौजूद है और इतना पैसा हुकूमत का खतीर रकम खर्च हो रही है तो उसकी आउटकम कम से कम ये ज़रूर होनी चाहिए कि यहाँ जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। सेकेंडली, जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। यहाँ पे डेनिश मिनिस्ट्री से या डेनिश जो इंडस्ट्री है, डेनिश की इंडस्ट्री से कहते हैं, उससे बात की जाए और उसके हिसाब से जो है वहाँ पे कंपनी से बात की जाए, क्योंकि आजकल जो वक्त है वो बिज़नेस का है। और इस सिलसिले में जो एम्बेसडर साहबा ने फरमाया है वो ये फरमा रही हैं कि उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ली है और काफ़ी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में डेनमार्क में हुई भी है। हमें मेरी जो ज़ाती तौर पे एक छोटी सी जो डिमांड है एम्बेसी से वो ये है कि ये जो सारी चीज़ें जो परफॉर्मेंस है उनकी, ये कम से कम वेबसाइट पे ज़रूर होनी चाहिए ताकि हर पाकिस्तानी यहाँ जो रहने वाला है वो भी पढ़े, डेनिश जो ताजरान है यहाँ पे जो हजरात हैं वो भी पढ़ें, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि हाँ पाकिस्तान इज़ ए गुड प्लेस फॉर द बिज़नेस। अभी ये जो आपने बात की है, मैं इससे
100% मुतफिक हूँ। और मैंने भी ये कहा है एम्बेसडर साहबा को और एम्बेसी को कि आप अपनी PR को बेहतर करें। देखिए, अगर आप एक अच्छा काम करते हैं और वो लोगों को नहीं पता तो उसका फ़ायदा क्या है। अपनी वेबसाइट को जो है ठीक करें, उस पर मालूमात दें, लोगों के साथ मीटिंगें बढ़ाएं, लोगों को यहाँ बुलाएं, ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान जो अगर आपको मसला है उसको हेल्प करने के लिए हम हेल्प ज़रूर करें, मदद दें, लेकिन ऐसे कुछ मसाइल जो हैं वो जो एम्बेसी नहीं कर सकती, उन्होंने बताया इन लोगों को कि ये मसाइल जो हैं हम आपके हल नहीं कर सकते, कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बाहर खड़े होकर 14 अगस्त को नारे लगाना और फिर लोगों को बुरा कहना, जो अंदर लोग हैं उनको ये कह रहे हैं मीर जाफ़र और मीर कासिम। अब ये तुक बनती है इसकी कि आप पाकिस्तानियों को खड़े होकर बाहर से गालियाँ दे रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट पे इन्होंने लोगों को बहुत बुरा भला कहा है, एम्बेसडर साहब को बुरा कहा है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। वैसे ये जो मीर जाफ़र और मीर सादक हैं, ये शायद काफ़ी बुरे लोग थे, और समेत मेरे जो हम लोग अंदर मौजूद हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन ये कि जो नाम लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, हम लोग ज़रा थोड़ा सा हद से तजावज़ कर जाते हैं। बात यह है कि हर एक का मुख्तलिफ ओपिनियन है। मेरा भी शुरू में ये ओपिनियन था कि 14 अगस्त को ये जो प्रोटेस्ट है वो ना किया जाए, लेकिन प्रोटेस्ट में मैं इनके साथ हूँ। जो भी डिमांड्स हैं उनको पहले बेहतर तरीके से बात की जाए, लेकिन शायद उन्होंने मामले का ये बेहतर हल समझा। लेकिन ये कि किसी को इस तरह मीर जाफ़र या मीर सादिक कहना, अब बाशिर कुरैशी साहब को देखिए, ये कहीं से भी मीर जाफ़र या मीर सादिक नहीं लगते, इनकी शक्ल भी नहीं मिलती उन लोगों से, लेकिन इनको कहा जाए। क्योंकि थोड़ा सा वक्त कम है, एक बड़ी मुफीद बात आपसे पूछनी है। बाहर एहतजाज हो रहा है और मैं काफ़ी लोगों को ख़ुद भी जानता हूँ, वो मुहिब वतन लोग हैं, तो आप यहाँ पे अंदर मौजूद हैं, आप क्यों नहीं बाहर नज़र आ रहे? देखिए, मेरी निगाह में हम पाकिस्तानी जब अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या दूसरों के लिए कि वो मुहिब वतन हैं या मैं मुहिब वतन, तो इससे एक चीज़ पैदा होती है कि कोई ऐसे हैं जो मुहिब वतन नहीं हैं और पाकिस्तानी हैं। ये नज़रिया गलत है। मेरे नज़दीक हर पाकिस्तानी है और वो मुहिब वतन है। वो जो बाहर एहतजाज कर रहे हैं वो हमसे मुहिब वतनी, हुब्बुल वतनी में हमसे कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन प्रॉब्लम को, जिन मौज़ूआत को लेकर वो एहतजाज किया जा रहा है, उनको हक़ाइक़ से अलग किया जा रहा है। उनके जो मुतालबात हैं वो अब पिछले 4-5 महीने से वो शोर मचा रहे हैं जी। दिन 14 अगस्त का याद रखना, लोगों को अपनी नशरियात में, लेकिन वो पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें आप और मैं भी आते हैं, हमें भी उसका फ़ायदा होगा। देखिए, जहाँ तक पूरी कम्युनिटी का ताल्लुक है, वो डिजिटल रिकॉर्डिंग हो रही है, सॉरी आप तो खुद वो पूरी कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं। तो ज़रा अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं आपको बता देता हूँ। उनका मुतालबा है कि यहाँ सफारत खाने में डिजिटल पासपोर्ट मशीन जो है वो रखी जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है भाईजान, आई कैंट हियर दैट, सॉरी। उनका मुतालबा है कि यहाँ डिजिटल पासपोर्ट मशीन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए वो जो पाकिस्तानियों के, जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनकी जो तादाद बताते हैं वो गलत है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर रह गए हैं उनकी तादाद 6735 से कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर देखें, उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान सफारतखाना कोपनहेगन के लिए डिजिटल मशीन जो है उसका बंदोबस्त किया जा रहा है और अब पहुँचाई जा रही है। एक बात। दूसरा रहा दोहरी नेशनलिटी का मुतालबा। दोहरी नेशनलिटी हुकूमत पाकिस्तान तो कहती है कि आप किसी मुल्क की नेशनलिटी लें, हमें कबूल है, बल्कि वो तो ये भी चाहते हैं कि आप भागें मुल्क से जिस तक का भाग। उन्होंने तो कह दिया, गिलानी साहब ने तो उन्होंने ठोक कर कहा था। सूरत हाल ये है कि ये मुतालबा डैनिश हुकूमत से किया जाना चाहिए कि हमें दोहरी शरीयत होने का हक होना चाहिए, और वो मुतालबा भी अब पूरा हो रहा है, क्योंकि डेनमार्क अपने शहरियों को ये हक दे रहा है। ये सितंबर में ये पार्लियामेंट में ये करारदाद मंजूर हो रही है कि वो दोहरी शरीयत रख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो पाकिस्तानी जिनके पास डैनिश पासपोर्ट है वो चाहें तो अपने मुल्क की शरीयत रख लें या किसी और मुल्क जो उनको शरीयत देने पर तैयार है उस मुल्क की रख सकते हैं। ये बाहर जो शोर मचाने वाले लोग हैं ये क्यों नहीं बताते मीडिया को? ये अपने लोगों को ये मालूमात क्यों मुहैया नहीं करते? ये क्यों कहते हैं कि जी हम ये करेंगे, हमें हमारे मशीन दो जी, मशीन दो। भाई मशीन तो हुकूमत पाकिस्तान ने तुम्हें दे दी, दोहरी नेशनलिटी का मामला वो तुम्हें दे दिया। अब ये कहते हैं कि जो जेलों में पाकिस्तानी पड़े हुए हैं उनकी मदद की जाए। हाँ, उनकी मदद की जाए इस तरह से
कि उनको यहाँ से उठाकर अगर पाकिस्तान में नहीं फेंका जा सकता तो समुद्र में फेंका जाए, क्योंकि वो मुल्क को कौम के लिए बदनामी का बायस है। अगर किसी को तैरना नहीं आता तो मसला पड़ जाए समुद्र में, मसला पड़ जाए, उनके साथ थोड़ा सा पत्थर बांधते ताकि वो नीचे डूब जाए। लेकिन बात यह है कि कम से कम एम्बेसी को परस्यू करना चाहिए अगर कोई ऐसे पाकिस्तानी जेलों में मौजूद हैं। ये नहीं कि उनको बेकसूर साबित किया जाए, लेकिन इसलिए कि अगर उनका वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, उनका वहाँ पे स्टे विदाउट एनी रीज़न, कोई ऐसा केस जो है वो उनके ऊपर है जो कि हल नहीं हो रहा, तो एम्बेसी को उसमें ज़रूर एक किरदार अदा करना चाहिए ताकि उनका जल्द से जल्द वहाँ से जो है जेल से एग्ज़िट मुमकिन हो। देखिए, इसके लिए ये आपकी राय है जिसका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी उस वक़्त तक डेनमार्क में ताज़ीराती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती जबकि मुतल्लिका फ़र्द जो है वो एम्बेसी को इमदाद के लिए ना लिखे। यानी आपके वो जराइम पेशा भाई जो जेलों में बंद हैं, अगर वो अपने हकूक़ को जानते हैं तो उनको चाहिए, अगर वो नाजायज़ समझते हैं कि हमें गिरफ़्तार किया गया है, मुंशियात के मुकदमात में लोग मुलव्वस हैं, जाली पासपोर्टों पर आए हुए लोग मुलव्वस हैं, जाली खामद बन के और बीवियाँ बन के आए हुए लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं। क्या किस किस बात का जिक्र करें, क्योंकि यही बातें हैं जब आप खुले आम बोलते हैं तो आपको मुल्क दुश्मन, कौम दुश्मन करार देते हैं। तो क्या एम्बेसी इस मामले में कुछ कर रही है? आपकी नॉलेज में क्या है? एम्बेसी के मामलात जो हैं वो एम्बेसी तक महदूद रखे जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एहतसाब ब्यूरो नहीं हूँ, मैं एहतसाब ब्यूरो नहीं हूँ कि एम्बेसी से ये पूछूं कि आप क्या कर। नहीं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, अगर कोई बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उसे किसी किस्म का भी प्रॉब्लम पड़ता है तो वो एम्बेसी से रब्ता करता है और एम्बेसी का ये फ़र्ज़ बनता है कि दे शुड कम अक्रॉस एंड हेल्प दिस पर्सन, नो मैटर अगर उसने कोई जुर्म किया है तो वो सज़ा तो जुर्म की भुगतेगा। लेकिन ये कि अगर कोई पाकिस्तानी बिला वजह जेल में जो है वो बंद है तो कम से कम एम्बेसी को ये ज़रूर चाहिए। 2 मिनट सर, एम्बेसी को ये जो है, अगर वो एम्बेसी से रब्ता करता है और एम्बेसी की नॉलेज में ये चीज़ आती है, एम्बेसी को खुद ये इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तानी बिला वजह जेल के अंदर मौजूद है तो उसको जो है उसकी मदद की जाए। मैं तो, मेरा जो एक मौक़िफ़ है वो ये है, जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिले। बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करूंगा, कुछ नहीं बदलने वाला है जब तक इमरान खान नहीं आता है। बट मैं इसको ऐसे नहीं देखती, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कंडम किया है, बहुत सारे पाकिस्तानी अवाम ने इस चीज़ को कंडम किया है। वो अलग बात है कि उन्होंने ये चॉइस बनाई है कि ना हमने इधर जाना है, ना अंदर जाना है, ना बाहर जाना है। अब ये एक फंक्शन जो कि ताहयात के लिए अनाउंस है, अल्लाह मियाँ मेरे पाकिस्तान को हमेशा सलामत इंशाल्लाह। तो इस एक फंक्शन अनाउंस है ना, तो आप ये रंग में रंग डालने की बात जी। तो आप देख रहे हैं ख़वातीन और हज़रात के अभी तक यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेशन जारी है, लोगों का जोश व खरोश भी उसी तरीके से जारी है और अपना काम छोड़ के यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। इस वक्त मियाँ मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त ख़िताब कर रहे हैं पूरे मजमे से और इनके मुताबिक आपने अंदर की बातें भी सुनी, बैशर साहबा से भी बात की, वहाँ के जो अंदर मेहमान मौजूद हैं उनकी भी बातें सुनी और यहाँ भी लोगों की बात सुनी। मैं इस वक्त जाने से पहले सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि अगर इस तरीके से जो मसाइल हैं उनका हल निकल सकता है तो दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर नहीं निकल सकता तो टेबल टॉक, जो कि हाईली रिकमेंडेड चीज़ है कि आप मेज़ पर बैठें, एक जगह पर बैठें और बात जो है वो मुकम्मल तरीके से करें। मैं इस वक्त ये दुआ करता हूँ कि जितनी ये जो कम्युनिटी के लिए पूरी जो स्ट्रगल जारी है उसका कोई ज़रूर आउटकम निकले और जितनी भी जल्दी हो सके तमाम जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहने वाले हैं उनको नॉर्वे ना जाना पड़े और यहाँ जो है वो मशीन, जैसे कि एम्बेसडर साहबा ने भी फरमाया है कि यहाँ पे जो वो मशीन है वो जल्द से जल्द लगे। व्यूज़ के से पता लगता है कि लोगों के मुख्तलिफ इस जो एहतजाज है इसके बारे में व्यूज़ हैं। जो लोग अंदर मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जैसे इन्होंने कहा है कि मैं भी साथ होती, लेकिन अगर ये 14 अगस्त वाला दिन ना होता। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 14 अगस्त को ना किया गया तो फिर इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे कौन सुनेगा। तो मैं जाते जाते बस ये कहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं अल्लाह ताला करे कि पूरी जो कम्युनिटी है उसके लिए एम्बेसी जो है वो फैसिलिटीज़ मुहैया करे जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके टाइम का। आपने हर सवाल का जवाब बड़ी तफसील से दिया। उम्मीद है कि ये बहुत एक मुफीद इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें हर एक्सीलेंसी से मिली है। हम कोशिश करेंगे कि ये तकरीबन जितनी भी बातें हुई हैं इनको हम ऑन एयर दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात हैं उसको सुन सकें। मैं एक बात दोबारा कहूँगा जाने से पहले कि बाहर जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं वो इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। वो अपने लिए कोई एहतजाज नहीं कर रहे, वो पूरी कम्यूनिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दिस इज़ द बेस्ट वे एंड दिस इज़ द बेस्ट solution for having all their demands fulfilled from the embassy। तो कोशिश ये होगी और दुआ ये होगी कि ये काम जो है वो पुरअमन तरीके से ख़त्म हो। और जैसा कि एम्बेसडर साहबा ने कहा है, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ फरमाया है वो कुछ थोड़े अरसे में पूरा हो ताकि यहाँ जो कम्युनिटी है उसके प्रॉब्लम्स हल हों। और ये प्रोग्राम आपने जो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन